नमस्कार, मैं पूजा भारती। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाणिज्य के अंतर्गत खाता बही को। खाता बही जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेजर। लेजर को हम तैयार करते हैं जर्नल के बाद, यानी कि रोजनामचे के बाद। तो रोजनामचा क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। रोजनामचा या जर्नल के बारे में मैंने अपने पहले वीडियोस बना रखे हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और पता कर सकते हो कि रोजनामचा क्या है, जर्नल क्या है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, लेजर या फिर खाता बही को हम तैयार करते हैं रोजनामचा बनाने के बाद, यानी कि जर्नल बनाने के बाद। जर्नल में क्या होता है ना, हम सारी प्रविष्टियाँ एक साथ एक ही जगह पे करते हैं। ठीक है, हमने क्रय किया, रोजनामचे में लिख लिया, विक्रय किया, रोजनामचे में लिख लिया, किसी को रुपए दिए उसके नाम से रोजनामचे में हमने प्रविष्टि कर ली। ठीक है, किसी से हमें कमीशन मिला या हमने दिया, या वेतन मिला या दिया, या जो भी खर्चे हुए, जो भी आय हुई, ये सब जो है हम एक ही जगह पे वहाँ पे लिखते चले जाते हैं। हाँ, डेट वाइज लिखते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हर एक लेन देन की हम वहाँ पे एक अलग अलग प्रविष्टियाँ करते रहते हैं, अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग, लेकिन रहती वो सब एक ही स्थान पर है। हर तरीके की एक ही स्थान पर, एक ही जर्नल में। ठीक है, तो कभी ऐसा हो कि हमें कोई प्रविष्टि देखनी पड़ जाए तुरंत, तो थोड़ा मुश्किल होता है उसको देखना। हालांकि मुश्किलों को हल करने के लिए ही रोजनामचे का जन्म हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कुछ और कठिनाइयाँ जो आ जाती हैं उसको दूर करने के लिए फिर हमने खाता बही का निर्माण किया। खाता बही में क्या होता है कि हमने जो भी लेखे किए कर रखे होते हैं रोजनामचे में, है ना, रोजनामचे में हमने सारे लेखे जो एक जगह कर रखे होते हैं उन सबको हम वर्गीकृत करते हैं अलग अलग उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग। जैसे कि क्रय, हमने क्रय देखा, हमने 20 तारीख को भी क्रय किया है, हमने 25 को भी क्रय किया है, हमने 26 को भी क्रय किया है, हमने 28 को भी क्रय किया है। तो ये सारी अलग अलग डेट्स में क्रय हैं। टोटल कितना क्रय है ये हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये हमको कैसे पता चलेगा? हम एक अलग से क्रय खाता बना देंगे। ठीक है, उसमें जितने भी क्रय हमने किए हैं इस वर्ष में या इस महीने में, या जिस भी हिसाब से हम बना रहे हैं अपनी खाता बही को, तो वो सारे के सारे क्रय हम एक ही स्थान पर इकट्ठा कर देंगे। अब उसमें सिर्फ क्रय से संबंधित चीज़ें ही आएंगी। ठीक है, तो इसको हमने वर्गीकृत कर लिया। इस तरीके से हम वर्गीकृत करके खाते बनाते हैं। अभी सारे खाते हम जिस पुस्तक में बनाते हैं उसको हम कहते हैं खाता बही। तो जितना मैंने अभी बताया है इसके अकॉर्डिंग एक चीज़ पता चलती है कि जो खाता बही है ये हमारी लेखों की दोहरा लेखा प्रणाली जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है इसके बारे में भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हो दोहरा लेखा प्रणाली क्या है। तो दोहरा लेखा प्रणाली की जो सबसे प्रमुख पुस्तक है वो तो रोजनामचा है और उसकी सहायक पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद जो द्वितीय इसकी सबसे सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक होती है, इम्पॉर्टेंट बुक है, वो है खाता बही। ठीक है, तो उसके बारे में हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो खाता बही जो है ये दोहरा लेखा प्रणाली की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, इस क्योंकि हमारी प्राइमरी तो वही होगी, रोजनामचा है ना, तो दूसरे नंबर पे आती है हमारी खाता बही। अभी खाता बही को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे जर्मन में कहते हैं, जर्मन में इसको कहते हैं जर्मन में हम इसको कहते हैं हैम्टबच, और इसका मतलब होता है चीफ बुक, यानी कि प्रधान पुस्तक। ठीक है, तो इसको हम जर्मन में कहते हैं हैम्टबच, जिसका मतलब होता है चीफ बुक यानी कि प्रधान पुस्तक। तो ये इसको प्रधान पुस्तक बताया गया है जर्मन में। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंच में हम इसको क्या बोलते हैं, देखिए, इसको फ्रेंच में बोला गया है लैग्रैंड लाइफ, जिसका कि मतलब होता है ग्रेट बुक। ठीक है, इसको लैग्रैंड लाइफ बोला है, इसका मतलब होता है ग्रेट बुक यानी कि महान पुस्तक। ठीक, तो जर्मन के अकॉर्डिंग ये हमारी चीफ बुक है यानी कि प्रधान पुस्तक है, और फ्रेंच नाम के अकॉर्डिंग ये हमारी एक महान पुस्तक है। ठीक है, और भी इसके नाम हैं, क्योंकि ये जो है इस पुस्तक से हम अंतिम खाते तैयार करते हैं, खाता बही से हम अंतिम खाते तैयार करते हैं, अपने फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो इनको फाइनल अकाउंट की, फाइनल लेखों की पुस्तक भी कहा जाता है।
अंतिम लेखों की पुस्तक भी कहा जाता है, अंतिम लेखों की बही भी कहा जाता है, या अंतिम प्रविष्टियों की बही भी कहा जाता है, या कह सकते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्रीज। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो क्योंकि खाता बही की सहायता से हम अंतिम खाते तैयार करते हैं, इसलिए इसको अंतिम प्रविष्टियों की पुस्तक या अंतिम लेखों की पुस्तक या बुक ऑफ फाइनल एंट्रीज भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इसके नामों की, इसके अर्थ को भी हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है। अब इसका अर्थ और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा जब हम इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो इसकी परिभाषाओं को भी नोट कर लेते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। तो खाता बही की कुछ परिभाषाएं हैं, जिनमें सबसे पहले लिखी है मैंने बार्टली बॉय की परिभाषा। बार्टली बॉय ने क्या कहा है, देखिए, ये यानी कि खाता बही के बारे में बता रहे हैं, ये वह पुस्तक है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देन अंततः उचित रूप में संबंधित खातों के अंतर्गत श्रेणी विभाजित करके उतारे जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इनकी डेफिनेशन में देख सकते हैं, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये बार्टली बॉय की डेफिनेशन है। क्या है कि ये वह पुस्तक है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देन को अंततः उचित रूप में, ठीक है, अंत में हम उचित रूप में इस पुस्तक में लिखते हैं। ठीक है, अंततः उचित रूप में संबंधित खातों के अंतर्गत, क्योंकि उनके खाते अलग खोले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने क्रय का अलग खाता खोल लिया, मैं विक्रय का अलग खोलूंगी, किसी व्यक्ति का नाम है तो उस नाम का अलग खोलूंगी, कमीशन का अलग खोलूंगी, मतलब हर एक का अलग अलग खाता हमने खोला हुआ है। ठीक है, तो वही संबंधित खातों के अंतर्गत हमें ये लिखना है। तो अंततः उचित रूप में संबंधित खातों के अंतर्गत श्रेणी विभाजित करके, उनकी श्रेणी को विभाजित करके कि हम कौन सा कहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, उसको विभाजित करके उतारे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है विलियम पिकल्स की। विलियम पिकल्स ने क्या लिखा है, हिसाब किताब की पुस्तकों में इन्होंने इसको सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बताया। हिसाब किताब की पुस्तकों में खाता बही सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक तो है ही। ठीक है, तो इन्होंने इसको सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बताया, किसने, विलियम पिकल्स ने। विलियम पिकल्स के अनुसार ये जो पुस्तक है यानी कि खाता बही जो है, ये हिसाब किताब की पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो लेखे रोजनाम से या इसकी सहायक बहियों में किए जाते हैं, उनका निर्दिष्ट स्थान ये पुस्तक है। इन्होंने इसको इसका निर्दिष्ट स्थान बताया है, किसका, रोज नाम से या उसकी सहायक बहियों में जो भी हम लेखे करते हैं उसका, रोज नाम से या सहायक बहियों में जो भी लेखे किए जाते हैं, ये उसका निर्दिष्ट स्थान है। किसके अनुसार, विलियम पिकल्स के अनुसार। ठीक है, इनकी डेफिनेशन में इन्होंने ये चीज हाईलाइट की है। नेक्स्ट है हमारा एलसी कॉपर की परिभाषा। एलसी कॉपर ने क्या लिखा है, वह पुस्तक जिसमें एक व्यापारी के व्यवहारों को वर्गीकृत स्थायी रूप में विधिवत लिखा जाता है। ठीक है, नियम तो होते ही हैं, नियम के अकॉर्डिंग ही हम लिखते हैं इसमें, तो विधिवत लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, व्यापारी के व्यवहारों को। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उनको वर्गीकृत स्थायी रूप में, वर्गीकृत भी है और स्थायी भी है। एलसी कॉपर के अनुसार वह पुस्तक जिसमें व्यापारी के व्यवहारों को वर्गीकृत स्थायी रूप में विधिवत लिखा जाता है, खाता बही कहलाती है। तो ये इसकी कुछ परिभाषाएं जो मुझे लगता है थोड़ी इजी सी है, टफ नहीं है, मुझे लगता है मैं समझा पाई हूँ। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं, खाता बही के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, हम रोजनामचे के बारे में भी जानते हैं, और हमें ये पता है कि रोजनामचे की मदद से हम बनाते हैं खाता बही। तो दोनों में अंतर क्या है, कर तो हम उसमें भी वही प्रविष्टि रहे हैं, कर हम इसमें भी वही प्रविष्टि रहे हैं, तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। एक तो स्वरूप का ही अंतर आ जाता है, खाता बही अलग तरीके से बनाई जाती है और जर्नल अलग तरीके से बनाते हैं हम। ठीक है, ये उसके अलावा भी कुछ और अंतर भी हैं, क्योंकि प्रविष्टियाँ तो वही हो रही हैं ना, तो वो अंतर क्या है उसको समझ लेते हैं। ये मैं हटा देती हूँ।
तो रोजनामचा और खाता बही में क्या अंतर है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो बहुत अंतर है, हम वैसे ही देख सकते हैं कि हम जब रोजनामचे की मदद से हम खाता बही बना रहे हैं, लेकिन हम वहाँ से कॉपी कर रहे हैं ना खाता बही में, तो फिर क्या अंतर है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो उसको मैंने अंतर का आधार के अकॉर्डिंग बांटा है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रम की। ये तो नॉर्मल है, मैंने अभी बताया और कई बार हम रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं रोजनामचा, ठीक है, वो हमारी प्रारंभिक लेखों की पुस्तक है, सबसे पहले उसमें लिखे जाते हैं लेखे। और खाता बही क्या है, ये हमारे अंतिम लेखों की पुस्तक है, ठीक है। ये कह सकते हैं हम कि ये हमारी प्रारंभिक लेखों की पुस्तक है और खाता बही जो है ये हमारी अंतिम लेखों की पुस्तक है। ठीक है, तो पहले हम रोजनामचा में लेखा कर लेते हैं, फिर रोजनामचे की सहायता से बनाते हैं खाता बही। तो रोजनामचा में पहले लेखा हो जाता है और फिर होता है बाद में खाता बही में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं विधि। तो दोनों की विधि भी अलग है, ठीक है। अब ये जो इसमें क्या होता है, इसमें तो हर तरीके की प्रविष्टियाँ होती हैं, एक ही स्थान पर होती हैं, एक ही स्थान पर, लेकिन बहुत सारे तरीके की होती हैं, तो सारी प्रविष्टियाँ अलग अलग होती हैं। क्रय की एक प्रविष्टि नहीं होगी, इसमें खूब सारी प्रविष्टियाँ होंगी, अलग अलग डेट में होंगी। तो एक प्रविष्टि तो यहाँ पर आ रही है आज की डेट में, ठीक है। एक प्रविष्टि अगले पेज पर आ जा रही है, फिर अगली प्रविष्टि जो है वो उसके भी अगले पेज पर आ रही है, एक साथ नहीं है एक ही जगह पर, मतलब एक ही प्रारूप के अंतर्गत, यानी कि जर्नल में, लेकिन एक साथ नहीं है, ठीक है। तो इसमें हर एक लेन देन की अलग अलग प्रविष्टियाँ होती हैं, हर लेन देन की। जबकि रोजनाम खाता बही में क्या है, एक निश्चित स्वरूप होता है इसका, उस स्वरूप की सारी प्रविष्टियां आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ पर एक प्रारूप के अंतर्गत मिल रही है, यहाँ पे एक प्रारूप के साथ में एक स्थान पे भी मिल रही है। अगर क्रय की प्रविष्टि मैंने एक पेज पे कर रखी है तो उस पेज पे सारी क्रय की प्रविष्टियां आपको मिल जाएंगी, ज़्यादा होंगी तो अगले पेज पर भी पहुंच जाएंगी, ठीक है। वो एक अलग मैटर है, लेकिन मतलब एक ही जगह पे आप क्रय ढूंढोगे तो क्रय 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 सब क्रय ही मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती होगी मुझे लगता है, इसको मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है वो हम जितने भी लेन देन होंगे सबका लेखा हमें करना ही करना है। क्रय अगर हमने 10 बार किया है तो क्रय की 10 बार एंट्री होगी, और उस क्रय के बीच में कमीशन भी आ सकता है। भाई हमने अभी क्रय किया, थोड़ी देर बाद हमने किसी को कमीशन दिया, थोड़ी देर बाद हमने किसी को सैलरी दी, फिर उसके बाद फिर हमने दोबारा से क्रय किया, तो उस वाले क्रय के अंदर हम इस वाले क्रय को नहीं डालेंगे। अभी हमारा नया क्रय है तो हम इसकी दोबारा से प्रविष्टि करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम खाता बही तैयार करते हैं तो उसमें एक ही प्रारूप बनाते हैं, एक ही प्रोफॉर्मा बनाते हैं। अगर मैंने उसमें क्रय के बारे में लिखा है, क्रय खाता मैंने बनाया है, तो उसमें क्रय से संबंधित सारे लेन देन एक साथ आ जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे कि पहले मैंने क्रय का लिख दिया, फिर मैंने कमीशन का लिख दिया, फिर मैंने सेल्स का लिख दिया, फिर मैंने फिर वापस क्रय का लिख दिया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे सारे लेखे जो है वो एक ही स्थान पर एकत्रित हमें मिल जाते हैं। जब हम इसको बनाएंगे, सीखेंगे, तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है स्थायित्व। स्थायित्व के विषय में अभी थोड़ी देर पहले हमने एक परिभाषा पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा था कि ये जो है स्थायी होता है, क्या, खाता बही। इसमें जो लेखे होते हैं वो स्थायी प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। तो ये जो है ये स्थायी है, जबकि ये प्रारंभिक लेखे की जो पुस्तकें हैं, यानी कि रोजनामचा जो है, इसमें जो हम लेखे करते हैं वो अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो इनका स्वरूप जो है वो अस्थायी है, इनका स्थायी है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं उपयोग। उपयोग का क्या मतलब है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसका उपयोग कब करते हैं, मतलब कितनी बार करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखो, इसका उपयोग एक ही बार होता है। कब? जब हम इससे खाता बही तैयार करते हैं, या जब हम इसमें लेखे कर रहे होते हैं। जब हम इसमें लेखे करते हैं उस टाइम पे हम इसका उपयोग करते हैं। जब बाद की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, तो क्या करते हैं, इससे हमने खाता बही तैयार कर लिया, अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हमें किससे लेना देना है? खाता बही से। क्यों? क्योंकि जर्नल में आपने कमीशन के बारे में लिखा, ठीक है, या ब्याज के बारे में लिखा, ब्याज आपको मिला है, ब्याज आपने दिया भी है, ठीक है। तो वहाँ पे आप सब तरीके के लेके कर रहे हो। रोजनामचे में आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है एक्चुअल में आपको कितना ब्याज मिला है, या एक्चुअल में आपने कितना ब्याज दिया है, ठीक है। उसको पूरा काउंट करने के लिए आपको सब अलग अलग लिखकर उसको काउंट करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो
क्या करेंगे, हम खाते में जाके चेक करेंगे। जैसे हम खाते में चेक करेंगे, वहाँ पर हमने अलग खाता बना रखा होगा ब्याज प्राप्ति का या ब्याज देने का, जो भी हमने करा है काम। तो ब्याज प्राप्ति खाता अगर है तो ब्याज प्राप्ति में सारे जितने भी ब्याज हमने प्राप्त करे होंगे वो सारे के सारे उसमें लिखे होंगे, उनका टोटल लिखा हुआ, एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितना ब्याज हमको प्राप्त हुआ है टोटल। ठीक है, तो रोज नाम से वहाँ पे हमारी मदद नहीं करता, हमारी मदद कौन करता है, खाता। तो खाता बही जो है इसकी ज़रूरत व्यापारी को बार बार पड़ती है, जबकि ये जो है हमारा रोज नामचा, इसकी ज़रूरत हमें बार बार नहीं पड़ती, इसकी ज़रूरत हमें खाता बही तक ही पड़ती है मोस्टली। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खाता बही पे डाउट हो जाता है, कुछ गड़बड़ है, तो हम ज़रूर रोज नामचे को चेक करते हैं, नहीं तो खाता बही ही हमारी बार बार काम आती है। तो ये एक ही बार काम आती है और खाता बही बार बार व्यापारी के काम आती है। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से अंतर काफ़ी क्लियर हो गया होगा। और एक बात जो हम बार बार बोल रहे हैं, ये हमारी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है, ये हमारे अंतिम लेखे की पुस्तक है, बिल्कुल क्लियर है ना। वो पॉइंट इसी के अंदर आ गया कि हम पहले इसमें लेखा करते हैं जबकि इसमें लेखा हम करते हैं बाद में। ठीक है, तो ये हमारी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है, ये हमारे अंतिम लेखे की पुस्तक है, ये भी एक अंतर है इसमें। ठीक है, तो ये अंतर क्लियर हो गए होंगे। अंतर से क्या होता है ना फायदा, हमको ये और भी क्लियर हो जाता है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, जब हम अंतर पढ़ते हैं तो ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। परिभाषा पढ़ते हैं तो भी क्लियर हो जाती है, उसके बाद जब हम अंतर पढ़ते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। जितना डीपली हम इसको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अच्छा ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसके लाभ के बारे में पढ़ते हैं। हम खाता भी बनाते हैं तो इसके लाभ क्या क्या हैं, हमको क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ। तो खाता बही के क्या क्या लाभ हैं, थोड़ा बहुत तो हम इसको जानते जानते ही समझ गए हैं कि खाता बही क्या है। ये जानकर ही हम थोड़ा सा समझ गए होंगे कि इसके क्या लाभ हैं। क्या लाभ है, एक तो खाते की स्पष्ट जानकारी हमको मिल जाती है। किसी व्यक्ति से संबंधित हमने कोई खाता खोला है, उस व्यक्ति से कितने लेन देन हुए हैं, कौन कौन से लेन देन हुए हैं, कौन कौन सी डेट में हुए हैं, और उस व्यक्ति से उन लेन देनों का हमें कितना फ़ायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है, उसको कितना देना बाकी है या उससे कितना लेना बाकी है, मतलब हर एक स्थिति क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो खाते बनाने का सबसे अच्छा फायदा क्या है, सबसे ज़्यादा फायदा क्या है कि सारे जो भी लेन देन हैं एक तरीके के, वो एक ही स्थान पे हमें एकत्रित मिल जाते हैं और उनकी सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमारे अभी मैंने जो बताया उसमें क्लियर हुए। एक तो सारे लेखे, हम सारी जो भी लेखे हैं एक खाते से संबंधित, वो हमें एक ही स्थान पे मिल जा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि खातों से हमारी सारी स्थिति जो है उस खाते की स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, और क्या लाभ है हमको, हमें हमारे जितने आय या व्यय हुए हैं हमारे व्यापार में वो सारे क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हम इसमें आय व्यय खाते भी खोलते हैं। आय व्यय खातों में जैसे हमारा क्रय खाता हो गया, विक्रय खाता हो गया, ये आय व्यय खातों के अंदर भी आता है। ठीक है, और क्या हो गया, हमारी वेतन हो गया और ब्याज हो गया, कमीशन हो गया, छूट हो गई, ये सारे हमारे आय व्यय खातों के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे व्यापार में कितना आय हमको हुई है, कितनी आय हुई है या कितना व्यय हुआ है, ये वाली स्थिति भी क्लियर हो जाती है। तो वो भी एक पॉइंट बनता है इसका लाभ का। ठीक है, आय व्यय की स्पष्ट जानकारी हमको मिल जाती है। और क्या होता है, और इसके अलावा हमें संपत्ति की जानकारी, हमारे पास कितनी संपत्ति है या हमारे कितने दायित्व है, यानी कि दूसरों को हमको कितना भुगतान करना है, दूसरों से हमको कितना मिलना है, ये भी हमको पता चलता है। यानी कि देनदार कितने हैं, दूसरों को हमको कितना देना है, ये भी पता चलता है। यानी कि लेनदार कितने हैं ये पता चलता है। ठीक है, तो हमारी संपत्ति दायित्वों का हमको ज्ञान हो जाता है। ठीक, संपत्ति और दायित्व का हमको ज्ञान हो जाता है। और क्या होता है, और पता है, हम जो तलपट बनाते हैं इसके बाद बनाते हैं। ठीक है, तलपट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तलपट हम इसके बाद बनाते हैं। तो जैसे हम रोज नामचे की सहायता से हम खाता बही बना रहे हैं, ऐसे ही खाता बही की सहायता से हम बनाते हैं तलपट। तो तलपट को बनाने में ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
क्योंकि इसकी सहायता से हम तलपट बना रहे हैं, तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हम इसकी सहायता से बनाते हैं, यानी कि खाता बही की सहायता से बनाते हैं। तो खाता बही सहायक होता है तलपट को बनाने के लिए, ताकि हम अंतिम खातों को अच्छे से तैयार कर सकें। तो ये भी इसका एक लाभ है। ठीक है, तलपट बनाने में सहायक है। अच्छा, एक पॉइंट बीच में रह गया, जैसे मैंने बताया संपत्ति और दायित्वों का ज्ञान, साथ में मैंने ये भी बताया था लेनदार और देनदार का ज्ञान हो जाता है। तो ऋणदाता और ऋणी का भी हमको ज्ञान हो जाता है। जिसने हमसे ऋण लिया है वो ऋणी हो गया, जिससे हमने ऋण लिया है वो ऋणदाता हो गया। तो ऋणदाता हमारे कौन कौन से हैं, तो हमें जब पता होगा कौन है तभी तो हम चुका पाएंगे अपना ऋण, है ना। ऋणी कौन कौन है हमारे, जब हमें पता होगा तभी तो उनसे तकादे कर पाएंगे। तो ऋणी और ऋणदाता का ज्ञान भी हमको इससे मिल जाता है। ठीक है, तो वो भी एक पॉइंट बनता है। अच्छा, ये जो खाते हम तैयार करते हैं, इन खातों का एक फ़ायदा ये भी है कि जब कभी कोई झगड़ा किसी से हो जाता है, किसी से कोई बात हो जाती है कि कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है किसी से जानकारी, कोई हम पे कोई केस लगाता है, तो हम इसको प्रमाण के रूप में न्यायालय में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यायालय में प्रमाण के लिए भी काम आता है, तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। ठीक है, तो वो भी लिख देते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे हमारी सारी आर्थिक स्थिति क्लियर हो जाती है व्यापार की। और हाँ, हम अपनी भावी जो योजनाएं हैं उसके निर्माण में बहुत ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें अपना कितना प्रचार करना चाहिए, प्रचार पे कितना खर्चा करना चाहिए, कौन से खर्चे को हमें रोक देना चाहिए, कौन सी अच्छी चीज़ हमको अपने व्यापार में शुरू करनी चाहिए, जिससे हमारी आय और बढ़े, हमारा जो लाभ है वो बढ़े। ठीक है, तो भावी योजनाओं को तैयार करने में ये हमारी सहायता करता है, क्योंकि सारी स्थिति क्लियर हो रही है ना। तो ये भी एक पॉइंट बनता है हमारा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारी आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है, भावी योजनाओं को बनाने में ये हमारी मदद करता है, प्रचार के बारे में हमने हमने कितने खर्चे किए हैं वो सब हमको पता चलता है, वो तो आय व्यय में आ जाता है। ठीक है, बस बहुत सारी चीज़ें हमारी स्पष्ट हो जाती हैं। किसी व्यक्ति से कौन कौन से लेन देन कौन कौन सी तिथि में हुए, तो किसी व्यक्ति के बारे में सारी स्पष्ट जानकारी हमको मिल जाती है। जब हम यहाँ व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी की बात कर रहे हैं, तो उसकी व्यक्तिगत जानकारी की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारे व्यापार से संबंधित है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। तो खाता बही के ये सारे लाभ हैं, और मुझे लगता है अभी थोड़ा और क्लियर हुआ होगा खाता बही। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको और क्लियर करते हैं, खाता बही के स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देती हूँ और इसके स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। तो खाता बही के स्वरूप की जब हम बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत की बात करते हैं। खाता बही यानी कि वह पुस्तक जिसमें कि हम खाते बना रहे हैं, वह बुक जिसमें हम खाते बना रहे हैं। ठीक है, तो जो बुक है जिसमें हम खाते बनाते हैं, इसके शुरू के जो 4-5 पेजेस होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं खाली, उसमें इंडेक्स बनाया जाता है। इंडेक्स या अनुक्रमणिका उनको बोल सकते हैं, या अनुसूची, जैसे कि हमारी बुक्स में होता है। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें इंडेक्स बने होते हैं ना स्टार्टिंग में, कि कौन सा लेसन कौन से पेज से स्टार्ट हो रहा है ना। वही चीज़ इसमें है, कुछ इंडेक्स के लिए कुछ पेज छोड़ दिए जाते हैं, उसमें इंडेक्स में लिखा जाता है कि कौन सा खाता जो है वो हमने कौन से पेज पे बना रखा है, कौन से पेज से कौन से पेज तक है वो खाता। ठीक है, तो अब ये पेज लिखे हुए हैं, इसका क्या मतलब है, हर पेज के ऊपर पेज नंबर पड़ा होता है। खाता बही में हर पेज के ऊपर एक पेज नंबर पड़ा होता है। ठीक है, ये दो बातें क्लियर हो गई। ठीक है, एक तो क्या 4-5 पेज शुरू के हम छोड़ देते हैं इंडेक्स के लिए। दूसरी चीज़ क्या, जो खाता बही है उसके हर एक पेज पर ऊपर या नीचे जो भी जहाँ पे भी जगह रहती है, मेरे ख्याल से ऊपर रहता है, एक उसका पृष्ठ संख्या लिखी रहती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है
जो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अनुसूची के आगे बढ़ते हैं, तो जहाँ से हम काम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे क्या होता है ना, खाता बही के हर पेज को 2 भागों में डिवाइड किया रहता है। एक साइड होता है ऋणी पक्ष और एक साइड होता है धनी, एक साइड होता है डेबिट और एक साइड होता है क्रेडिट। ठीक है, कौन सा साइड ऋणी होता है, कौन सा धनी होता है? जो हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा होगा, हम अपने देखेंगे। ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड में जो है वो है हमारा डेबिट, और जो हमारा राइट साइड में है वो होगा क्रेडिट। यानी कि जो राइट साइड लेफ्ट साइड में है वो होगा ऋणी, और जो हमारे राइट साइड में होगा वो होगा धनी। ठीक है, लेफ्ट राइट याद रखिएगा। मैं बना देती हूँ यहाँ पे स्वरूप उसका, आई मीन प्रारूप। तो जो हमारे जो खाता बही होता है वो पहले तो बीच से 2 भागों में डिवाइड रहता है, तो हमने ये 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है ना, 4 खाने इस पक्ष में और 4 खाने इस पक्ष में होते हैं। मैंने आपको बताया जो हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट हमारा ये आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऋणी, यानी कि डेबिट। ठीक है, राइट साइड में हमारा ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा धनी, यानी कि क्रेडिट। ठीक है, अब क्या इसमें ऋणी पक्ष में भी 4 खाने बनते हैं और धनी पक्ष में भी 4 खाने बनते हैं, यानी कि डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड दोनों में ही 4-4 खाने होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी लिखते हैं। सबसे पहला खाना ये होता है हमारा डेट का, यानी कि दिनांक। ठीक है, दूसरा खाना थोड़ा बड़ा होता है, ये होता है हमारा पर्टिकुलर्स का, यानी कि विवरण का। इसके बाद का जो खाना होता है ये होता है थोड़ा सा छोटा। ठीक है, ये होता है जर्नल फोलियो नंबर का, जर्नल फोलियो नंबर, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं जर्नल पृष्ठ संख्या। ठीक है, अब ये वाला जो खाना बचा चौथा खाना, ये होता है हमारा अमाउंट का, यानी कि धनराशि। ठीक है, सेम यही वाले खाने आगे भी बनते हैं, लेकिन ये ऋणी पक्ष के हैं और ये धनी पक्ष के, यानी कि ये डेबिट के हैं और ये क्रेडिट के हैं। ठीक है, मैं बना देती हूँ। ठीक है, तो 4 खाने ये हो गए ऋणी के और 4 खाने धनी के। इसको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ये हो गया हमारे डेबिट साइड, फिर ये 1 2 3 4, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। टोटल कितने हो गए, 4 और 4 8, टोटल 8 खाने होते हैं। हमारे रोज नामचे में कितने खाने होते हैं, 5, और खाता बही में कितने खाने होते हैं, 8। ऋणी पक्ष में, खाता बही के ऋणी पक्ष में 4, खाता बही के धनी पक्ष में 4। ठीक है, खाता बही के यानी कि लेजर के डेबिट साइड में 4 और लेजर के क्रेडिट साइड में भी 4 खाने होते हैं, और चारों जो खाने हैं वो रिपीट होते हैं, यहाँ से रिपीट होते हैं। ठीक है, देखो ये पहला खाना किसका है, डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जेएफ नंबर, फिर अमाउंट, फिर उसके बाद वापस डेट, पर्टिकुलर, जेएफ नंबर एंड अमाउंट। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे हम डेट लिखते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम अमाउंट लिखते हैं। जेएफ नंबर में क्या होता है ना, इसकी सब जो भी लिखा जाएगा इसमें कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और खाता बही के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और इसके प्रारूप के बारे में भी। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, खाता बही का स्वरूप भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कैसे प्रविष्टि करते हैं, कौन से पक्ष में क्या लिखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।